गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अर्पिता, मृदुल, अंजलि, विद्युत, शरद, कुमारी, जानवी, एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से यस का कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। यस का कमेंट कर दें सभी लोग। सभी लोग एक बार यस का कमेंट कर दें। तो हमने पिछले लेक्चर में देखो क्या पढ़ा था सर, आरबीआई का जिक्र किया। 2 लेक्चर किए मैंने, और 2 लेक्चर्स में आरबीआई के बारे में, एक में मैंने स्ट्रक्चर समझाया और दूसरे में मैंने आपको फंक्शंस कराए। और मैंने लगभग इतने क्वेश्चन करा दिए कि हर पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका था। आज मैं एक टॉपिक की शुरुआत करूंगा और 2 क्लास आज और कल। वो टॉपिक जो रहेगा समय कोई बात नहीं, वो मैं चेंज करा दूंगा भाई शिवानी, उसको आप चेंज कर लेंगे। विधान, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं सर मनी के बारे में। और मनी जो है हमें यहां पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। तो मनी से रिलेटेड मैं आपको 2 क्लास कराऊंगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो एक्चुअली मनी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले उसके बारे में समझा दूं। देखो मनी के बारे में, मनी को पढ़ते समय एक तो हमें यह पढ़ना पड़ता है कि हमारा जो बार्टर सिस्टम था, हमारा जो बार्टर सिस्टम था, बेसिकली जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। मनी और उसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो मुद्रा है हमारी, उस मुद्रा के जो वेरियस फंक्शंस हैं, मुद्रा के जो कार्य हैं। मैं कल ही की बात कर रहा था, कल आपका एक बीपीएससी का टीआरई का एग्जाम था, कल भी ये सवाल आया था। जो डिफरेंट फंक्शन ऑफ मनी दिए गए थे उसमें कुछ गलत कुछ सही थे, और आपको ये सवाल कल ही के एक पेपर में पूछा गया है। इसके बाद एक पॉइंट होता है मोटिव ऑफ मनी, मुद्रा के उद्देश्य क्या होंगे, मोटिव क्या होंगे। एक पॉइंट आता है इसमें टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के जो डिफरेंट प्रकार हैं उनको लेकर। उसके अलावा बाकी के जो फैक्ट्स हैं मनी के बारे में, जो भी छोटी छोटी जानकारियां हैं उनके बारे में बात आती है। यानी मुख्य तौर पर हमें अपने चैप्टर के अंदर ये 5 जरूरी चीजों को इंक्लूड करना है, तब एक चैप्टर फिनिश होगा हमारा मनी के नाम से। और मनी सप्लाई में उसके अलावा अलग से कराऊंगा। मेरी बात समझना सर, ये जो बार्टर सिस्टम है, अभी हम इसके बारे में बात करें। पहले तो देखो मनी की शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक बार्टर सिस्टम था, जिसे हिंदी में हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहा करते थे। और ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली, देखो विनिमय का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। वस्तु का मतलब तो आप जानते हैं, कोई भी सामान, कोई भी माल भी कहते हैं इसे हिंदी में। विनिमय का एक्चुअली लेन देन मतलब होता है यहां पर लेन देन के रूप में, ट्रांजेक्शन्स के रूप में, बाय सेल के रूप में, खरीदने बेचने के रूप में। यानी आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जो प्रणाली थी उस सिस्टम में क्या था सर, उसमें यह था कि हम एक वस्तु लेते थे और बदले में दूसरी वस्तु दिया करते थे। यानी इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो आपको यह समझ में आ रहा है सर कि कोई मुद्रा नहीं होती थी, कोई पैसा नहीं था, बल्कि एक वस्तु के बदले ही दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता था। ठीक है। अच्छा, जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते थे तब हम उसे क्या कहते थे, याद रखना। तो आप इसे कहेंगे सर, हम बेसिक तौर पर इसे काउंटर ट्रेड भी कह सकते हैं। काउंटर ट्रेड का मतलब होता है, काउंटर मतलब बदले में होता है, यानी कि एक ट्रेड के बदले में आप दूसरी ट्रेड का इस्तेमाल कर रहे हो सर। तो याद रखना भाई, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है मोहम्मद बाकिर, आराम से होगा, दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगी आपको कोई। तो काउंटर ट्रेड इसी को कहा जाता है। तो हम यहां वस्तु का, अब यहां समस्या यह है सर, ये सिस्टम को बंद किया गया। अभी भी इंटरनेशनली कुछ कुछ चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम जनरली तौर पर देखिए ये सिस्टम हमारा बंद हो चुका है। अब बात समझना, इस प्रॉब्लम की बात अगर हम करें, यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि हमारी इस प्रणाली की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक्स थी, ड्रॉबैक्स कहते हैं कमियां या खामियां कहते हैं हम इसे, जो कमियां थी, खामियां थी, यानी इसमें जो बुराइयां थी वो क्या थी, क्यों इसको बंद करना पड़ा, ये सवाल आता है, बार बार आता है। देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि भाई 2 लोगों की जरूरत है। ध्यान से समझो, पहला, जो सामान मेरे पास है, क्या कह रहा हूं मैं, जो सामान मेरे पास है वो सामान किसी और को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो सामान उसके पास है बदले में उसे खरीदने की इच्छा मेरी भी होनी चाहिए। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। देखो हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, हम पैसा लेकर जाते हैं दुकान पे, सामान देते हैं और वहां से सामान लिया और पैसे दिए, ये तो कोइंसिडेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है।
डबल कोइंसिडेंस का मतलब है कि वो मेरा सामान खरीद ले, मैं उसका सामान खरीद लूं, दोनों एग्री हो जाए, और ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। तो सर अगर यहां सबसे बड़ी कमी पूछी जाए तो सबसे बड़ी कमी क्या थी? लिखना कुछ नहीं है मेरे भाई, इसे कहते हैं दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस। क्योंकि जब तक डबल कोइंसिडेंस नहीं बनेगा तब तक आप बाइंग और सेलिंग एक साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं करवाऊंगा रागनी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस जो कह रहा हूं पढ़ते हुए चलिए। अभी मैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट भी करूंगा, आज नहीं बाद में, लेकिन बताऊंगा तब आपको और अच्छा करने के लिए। तो डबल कोइंसिडेंस करते हैं, दोहरा संयोग होना है, एक तो ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, अगर आप यहां पर कोई सामान रखते हो तो एक बात और समझो ध्यान से, कि आप यहां सामान जो रखोगे सर उसे बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? सामान जो होता है वो पेरिशेबल नेचर का होता है। शब्दों को सुन रहे हो ना मेरे? पेरिशेबल, पेरिशेबल क्या होता है? जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा जगह भी चाहिए और जल्द ही खराब भी हो जाता है, उसे पेरिशेबल कहते हैं। जैसे फल सब्जियां वगैरह होती है, आप देखो ये पेरिशेबल है सर, एक हफ्ते के अंदर दूध, सब्जियां, फल, फ्रूट ये सब हमारी खत्म हो जाती है। बस समझना। दूसरा क्या है सर यहां पर? दूसरा होते हैं कुछ सेमी ड्यूरेबल होती है, जैसे कि अनाज वगैरह होता है। आप कहोगे सर अनाज तो एक हफ्ते में खराब नहीं होता, गेहूं, चावल, दाल, चीनी एक हफ्ते में तो नहीं होता ना सर। तो यहां पर क्या होता है भैया समझो, तो आप कहोगे सर यहां एक हफ्ते में नहीं, लेकिन 3 महीने या 6 महीने में खराब हो जाते हैं। भाई आप गेहूं भर के रख दो 6 महीने, भाई आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत लीजिए। बाकी आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो, अगर आप जम्मू कश्मीर के लिए जाओगे या आप और किसी के लिए हो, लद्दाख में तो है ही नहीं ना भाई। इसकी तो डिमांड कर रहे थे कौन, हमारे जो सोनम वांगचुक है, उनकी जो 6 डिमांड में एक डिमांड ये भी तो थी हमारी, है ना भाई, मुझे पता है। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो आप जो भी एग्जाम दोगे आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और जो भी एग्जाम आपके आसपास हैं, जहां जहां पर स्टेट का कोटा नहीं होता, वहां जाकर दे सकते हैं। अगर आप लद्दाख से, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप अभी पढ़िए प्लीज, बस ध्यान से पढ़िए आराम से। तो आपने ये क्या कहा सर, हम लंबे समय तक इसको जमा नहीं कर सकते। मैं पर याद रखना, सामान खरीद रहे हैं उनका मतलब है, चलिए अच्छा भाई। तो यहां पर आप क्या कहोगे सर, दोहरा संयोग जो होगा, उसके अलावा इसको आप संचय करने में समस्या है। आप इसको संचय नहीं कर सकते, संचय मतलब जमा नहीं कर सकते, इंग्लिश में बोलूं तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय तक। और एक और समस्या है, वो है मेजरमेंट की समस्या। किसकी समस्या है? मापने की समस्या है, मेजरमेंट की समस्या है। अब ये कैसे मापा जाएगा? मान लो कि दो लोग हैं, एक के पास गेहूं और एक के पास चावल है सर। हमने ये मान लिया यहां पर, हमने ये मान लिया भाई यहां पर कि एक के पास गेहूं है और एक के पास चावल है। आप मुझे अंदाजा लगा के बताइए कैसे पता चलेगा गेहूं और चावल जो है हमारे, उनको मापा कैसे जाएगा, किस आधार पर मापा जाए जिससे कि दोनों चीजें बराबर हो जाएं। भाई गेहूं अलग चीज है, मापने की प्रॉब्लम अजर अलग है। तो आप कहोगे सर यहां एक समस्या जो है वो मेजरमेंट की भी है, यहां मापने की भी समस्या है, माप की समस्या। आप कैसे मापोगे? आपको पता ही नहीं है कि गेहूं की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चावल की वैल्यू। तो ये जो बातें आपको याद करनी है। और ये काउंटर ट्रेड इसी को कहते हैं, इसी बार्टर सिस्टम को, जहां एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाए सर, उसी को जनरली तौर पर हम क्या कहते हैं? उसी को हम काउंटर ट्रेड भी कहते हैं। ये इसी का दूसरा नाम हो गया। और ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है, मुख्य तौर पर आप इनको एक बार नोट करेंगे मेरे साथ। तो वस्तु का वस्तु से लेन देन करने को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। एक बार नोट करेंगे। और इसमें आप चाहो तो एक और बात जोड़ो, नो स्टैंडर्ड, नो डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड कहते हैं फ्यूचर के लेन देन, नॉट डिफर्ड पेमेंट। जो आप भविष्य में करते हो, आज नहीं करते हो, ये भी आप लिख लो, स्थगित भुगतान नहीं। तो मापने में समस्या है,
भंडारण में समस्या है, दोहरा संयोग चाहिए, और फ्यूचर के लेन देन नहीं कर सकते। जैसे आज अब क्या करते हो भाई, आज आपने उधार लेकर कोई काम कर लिया, बाद में पेमेंट कर दी उसकी। ऐसा पहले नहीं होता था भाई, पहले तो सामान के बदले सामान था, अब तो पैसा उधार ले लो, पैसा उधार सामान ले लो, बाद में पेमेंट कर दो। स्थगित भुगतान का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, लेट पेमेंट, डिले पेमेंट, फ्यूचर रिलेटेड, भविष्य से जुड़े लेन देन, उसे कहते हैं डिफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर के लेन देन, भविष्य से जुड़े लेन देन वो आप नहीं कर सकते। उसको कहते हैं स्थगित। तो मैंने कहा इसी सिस्टम को, मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, और इसी सिस्टम को आप क्या कहोगे सर, बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज, मैंने क्या बताया आपको, क्या कहते हैं इसे बताओ मुझे, बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर ट्रेड। बताइए मुझे, वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली को काउंटर ट्रेड भी कहा जाता है। चलिए इसे एक बार डन कर लीजिए। सर कल वाला क्या क्वेश्चन था, कल वाला बताऊंगा, लेकिन याद रखना कल वाला बताऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो आपने कहा इसी सिस्टम को, इसी प्रणाली को काउंटर ट्रेड। अब देखिएगा, जब आप मुद्रा के इकाई की बात करोगे, यानी मुद्रा के फंक्शंस की बात करोगे, मुद्रा के काम के बारे में बात करोगे, मैं आपको एक एक करके बात समझाऊंगा, क्योंकि आपको एक बात हमेशा याद करनी है सर, क्योंकि जब तक आप डिटेल्ड में कवर नहीं करते ना चीजें, तब तक समझ में नहीं आती हैं। इसको ध्यान से नोट करो। पहले मुझे जल्दी से डन का कमेंट कर दो, डन का कमेंट कर दो भाई। चलिए भाई, सार्थक ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा, और प्रविंद सेमी ड्यूरेबल यानी कम समय तक चलने वाली। देखो पेरिशेबल बहुत कम समय, सेमी ड्यूरेबल थोड़े समय, ड्यूरेबल बहुत समय तक चलने वाली। चलिए मैं एक बार चेक करता हूं, और अगर अभी के ऐप भी अपडेट हुआ है, अगर पॉसिबल चल रहा है क्लास हो पाना, तो बिल्कुल एक बार देखिएगा। तो अभी क्योंकि अपडेशन हुआ है, कुछ इशू आ सकता है थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, एक दिन की बात समझिएगा भाई ध्यान से। अब जो मैं आपसे बात कह रहा हूं उस बात को समझना। अब देखो, आप कहोगे सर यहां पर, अब मुद्रा के आने से पहले सोचिए खुद अपने बारे में, क्या क्या पॉसिबल हुआ सर। अब आपको खरीदना और बेचना एक साथ नहीं करना। अब जो मुद्रा है वो मीडियम बन चुकी है सर, मुद्रा जो है वो मीडियम है। क्यों? अब आप कोई भी सामान खरीदोगे उसके लिए पैसा दोगे, कोई भी सामान बेचोगे उसके बदले पैसा मिलेगा। यानी जो पहले खरीदना और बेचना एक साथ था, अब वो एक साथ नहीं करना आपको जरूरी है। अब बीच में मीडियम बन चुका है। वो कौन है सर? वो मीडियम है हमारा मनी। अच्छा दूसरी बात, अब आप इसमें माप भी सकते हो। आप ये माप सकते हो कि गेहूं कितने रुपए का आता है, चावल कितने का आता है। अब आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो सर। अब हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, हम इसे माप सकते हैं। क्योंकि जब आप माप लोगे तो आप चीजों को अकाउंट बना सकते हो, यूनिट ऑफ अकाउंट। मतलब समझो, आप जो अकाउंट में लिखते हो, आप क्या लिखते हो बताओ अकाउंट में? तो अकाउंट में आप पैसा लिखते हो भाई। जैसे मान लो आपको कोई भी व्यापार आप कर रहे हो, तो उसमें लिखते हो ना कितने रुपए का सामान आया, कितने रुपए का सामान गया, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। भाई सब कुछ बनाते किस में? रुपये में बनाते हो भाई। भाई आप ये लिखते हो ना, इस पूरे महीने में 1 लाख का सामान खरीदा,
फिर आप देखते हो भाई इस महीने में 1,25,000 का बेच दिया। यानी सारी चीजों को रिकॉर्ड तो मनी में ही कर रहे हो ना। जो अमेरिका में रह रहा है वो डॉलर में अकाउंट्स बना रहा है, कोई यूरोप में रहा वो यूरो में अकाउंट बना रहा है। यानी मेजरमेंट हो रहा है तभी तो उसको आप लिख पा रहे हो। जब मेजरमेंट नहीं होता होगा पहले के दौर में तो लिखते होंगे लोग, सामान को लिखते होंगे, भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 कट्टे गेहूं के हैं, 10 कट्टे आटे के, जो भी कुछ है मतलब। अब आप कहोगे कि हर चीज को रुपये में लिखा जाएगा, मेरी बात सुन। अब पूरे तरीके से खत्म तो कभी नहीं हो सकता भाई, याद रखो। क्योंकि मान लो कि मैं ही आपसे ये कह दूं भाई आपको मैं ये कोर्स दूंगा, आप बदले में मुझे कोई सामान दे दो, कोई मान लो, तो अब आप क्या कहोगे? फिर तो नहीं खत्म हुआ। मतलब अब प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो दो लोग आपस में यूज कर ले, क्या फर्क पड़ता है? कोई इलीगल थोड़ी ऐसा करना। तो आपने कहा मेजर, मैं जो कह रहा हूं वो सुनना। अब आप कहोगे सर स्टोर भी किया जा सकता है, लंबे समय तक पैसा है, करोड़ों रुपए छुपा के रख दो, क्या फर्क पड़ता है? स्टोर भी कर सकते हो। इसे अगर आप किसी को ट्रांसफर करना चाहो तो ट्रांसफर भी कर सकते हो। और याद रखना, अगर आप कोई डिफर्ड पेमेंट करना चाहो, कोई फ्यूचर का लेन देन, तो वो भी कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास ये 5 जो है वो फंक्शन है मुख्य तौर पर। हमारे एग्जाम में सवाल ये आता है, इन पांचों को एग्जाम में देने के बाद पूछेगा कि बताओ कौन सा प्राइमरी फंक्शन है, कौन सा सेकेंडरी फंक्शन है, और कई बार तो ये भी आता कौन सा कंटिंजेंसी फंक्शन है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं जो जब भी आप इन दोनों के बारे में बात करोगे, जब आप कहोगे कि मुद्रा की वैल्यू को मापने का काम करता है और साथ में ये मीडिया में है, तब याद रखना ये प्राइमरी फंक्शन में जाएगा। और जब भी आप स्टोरेज की बात करोगे, ट्रांसफर की बात करोगे, जब आप डिफर्ड पेमेंट की बात करोगे, तब ये सारा का सारा सेकेंडरी में जाएगा। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मुख्य काम दो हैं, प्राइमरी कहेंगे उन्हें, बाकी के काम सेकेंडरी कहलाएंगे। और इनके अलावा भी कोई काम अगर हो जाए वो कंटिंजेंसी में चला जाएगा। फिर अगर इन दोनों के अलावा अदर देन प्राइमरी और सेकेंडरी कोई वर्ड आ जाए और पूछे कि बताओ ये कौन सा फंक्शन है, ना वो प्राइमरी में हो ना वो सेकेंडरी में हो, तब उसे कंटिंजेंसी, आकस्मिक यानी इमरजेंसी वाला मान लिया जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति में क्वेश्चन आ जाता है, बट ज्यादातर नहीं आता, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी आता है। मैं जो कहूं वो सुनना ध्यान से, बिना समझे मत लिखना। अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में एक तो ये मीडियम है, विनिमय का माध्यम है, यूनिट ऑफ अकाउंट, खाते की इकाई जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, मूल्य का माप भी है, स्टोरेज भी करता है, ट्रांसफर भी करता है, फ्यूचर के लेन देन भी करता है, सेकेंडरी है। लेकिन याद रखना, फंक्शन ऑफ मनी, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको सुनना। एक सेकंड भाई। तो देखो मेरे भाई, देखो भाई, तो प्राथमिक व द्वितीयक के अतिरिक्त, प्राथमिक व द्वितीयक कार्यों के अलावा कोई कार्य
अगर इसके अलावा भी कोई कार्य बताया जाए तो कोई कार्य आकस्मिक कहलाता है, उसे इंग्लिश में कंटिजेंसी। तो मैं हमेशा कहता हूं ना, बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बन जाएंगे। वो वॉइस एक्चुअली में कॉल पर था एक अर्जेंट, इसलिए वॉइस नहीं आ रही थी, बट अभी वॉइस आ रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो अभी मैंने आपसे कहा कि ये पॉइंट भी आपको याद करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंट करके रखना है। अगर फंक्शन पूछे तो सारे फंक्शन ठीक हैं, डिफरेंस करवा दे तो डिफरेंस पता होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, नोट करें इसे आप। चलिए दोस्त, कुछ नहीं करना, कोई भी कुछ नहीं करना सर, डीमोनेटाइज किया, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। स्टोरेज करने का मतलब ये नहीं, देखो अब एक बात बताओ कि हम खाना खाते हैं, भाई हमारा जीवन है और हमें अपने जीवन को कंटिन्यू करने के लिए खाना जरूरी है। अब कोई ओवर ईटिंग कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बाकी खाना छोड़ देंगे। भाई हम कोई भी खाना खाते हैं, पेट भरता है, लेकिन लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो कई बार उनको परेशानी भी हो जाती है। तो मुद्रा का काम है उसे स्टोर किया जाए, क्योंकि भाई उसको यूज किया जाए। अब कोई ओवर रिकॉर्ड कर लेगा सर, बात समझना, उसको कोई ओवर स्टोरेज कर लेगा, उसको ब्लैक मनी करके रख लेगा, तो वो अलग इश्यू हो जाएगा, वो तो उनका अपना पर्सनल मैटर हो गया। कोई बुक वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस आप समझ के चलें सर, जब भी फंक्शन की बात करेगा तो इस तरह से आपको फंक्शन को याद कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको जो कह रहा हूं उस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, अब मैं आपसे एक बात सिखा रहा हूं आपको। जब हम ये कह रहे हैं सर यहां पर कि हमारे पास जो पेमेंट आती है, अब देखो यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, पैसा यूज किस लिए करते हैं, आप सोच के बताओ। भाई आप लोग सभी चाहते हो नौकरी लग जाए, तो मुझे बताओ पैसा क्यों चाहिए, मनी को कैसे स्टोर, मतलब भाई नोट है, कॉइन है, पैसा है, गोल्ड के रूप में हो, किसी में आप इसको रख सकते हो अपने पास या नहीं, और जब तक चाहे तब तक रखो, बैंक में जमा कर सकते हो। भाई आपके पास गेहूं, चावल, दाल, चीनी या कुछ भी सामान आप कब तक जमा कर सकते हो, लिमिटेड टाइम पीरियड तक, जगह नहीं है इतनी। लेकिन पैसे को आप स्टोर कर सकते हो, स्पेशली बैंक बन गए सर, आप करोड़ों अरबों जितने चाहो बैंक में रख दो, कोई इश्यू नहीं है, इसको लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हो। अब मुझे बताओ पैसा आपको क्यों चाहिए। भाई हर कोई पैसा कमाता है, तो भाई मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना सर, इंसान पैसा कमाता है अपनी जरूरत के लिए, मैं सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं, बिल्कुल अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, बोलो हाँ या ना। भाई उसे खाना है, उसे रहने के लिए जगह चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, खरीदना है, भाई अपनी जरूरत को पूरा करना है उसे, अपने लिए जरूरत को पूरा करना है उसे। कोई कहेगा सर भविष्य के लिए भी रखना होता है थोड़ा सा, भविष्य के संकट के लिए, क्यों भविष्य के संकट के लिए चाहिए होता है सर, भविष्य के संकट के लिए चाहिए होता है। तो मेरे भाई एक बात समझो, यहां पर जो भविष्य के संकट के लिए चाहिए आपको, इसका अर्थ क्या बन रहा है कि आपको थोड़ा बहुत पैसा फ्यूचर के लिए बचाकर रखना पड़ता है, बचाकर। अब आप में कोई कहेगा सर नहीं, हमें तो निवेश करना होता है, यानी हमें और पैसा कमाना है, निवेश के लिए पैसा चाहिए। देखो अगर कोई इंसान गरीब है, कोई इंसान मिडिल क्लास है, कोई इंसान अमीर है, अब आप जरा एक अंदाजा मुझे बताओ कि आप क्यों चाहिए पैसा आपको। सर गरीब इंसान पैसा कमाता है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, और वो अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। गरीब वो है
जो एक ही उद्देश्य के बारे में सोचता है और वो भी पूरा नहीं कर पाता। मिडिल क्लास क्या करता है सर? अपनी जरूरतों को पूरा करने को सोचता है। मेरी बात समझना, अभी अपनी जरूरतें पूरी करता है और उसके अलावा फ्यूचर के लिए, जैसे सर मान लीजिए, अभी बताऊंगा पंकज, दोबारा से बताता हूं। अब मान लीजिए कि सर कोई जैसे कोविड आ गया था। अब कोविड के समय भाई इमरजेंसी में पैसे की जरूरत आ जाती है, अचानक घर पर मेहमान आ गए, पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, फेस्टिवल्स हो जाएंगे, कई बार छुट्टी हो जाएगी किसी कारण से, बहुत बरसात हो रही है आजकल, बारिश देख रहे हैं, लोग घरों से नहीं बाहर जा पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे? अभी देख रहे हैं आप बहुत सारी जगहों पर, यूपी में आपने देखा है, जो बहुत सारे खाने पीने की दुकानें, ढाबे वाले हैं, उन्होंने बेहतर समझा कि वो अगले 10 दिन के लिए क्या करें, काम बंद ही कर दें। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो किसी तरह की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम कुछ समय के लिए 10 दिन के लिए बंद ही रख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ सर, ये अब आपने कहा कि जब आप फ्यूचर के लिए सेव करने की कोशिश करते हो कि भाई, अब जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, कोई 10,000 रुपए रख देता उठा करके, भाई काम आएगा, मान लो कोई बीमार हो गया परिवार का सदस्य, तो उसके इलाज में काम आएगा अचानक से, तो कोई जैसा जिसकी एबिलिटी है वो उस हिसाब से जमा करके फ्यूचर के लिए रखता है। अच्छा, अमीर क्या होता है सर? वो ये भी करता है, ये भी करता है, और फिर वो निवेश भी करता है। अब अमीर क्या सोचता, भाई पैसा आ गया, पैसे का मैं क्या करूं? शेयर बाजार में लगा दूं, बैंक में ब्याज पर कर दूं, किसी को ब्याज पर दे दूं, प्रॉपर्टी खरीद लूं और बढ़ जाएंगे रेट। मतलब फिर वो उस पैसे से और पैसा कमाने की सोचता है। 3 ही काम होते हैं: पैसे को यूज करना, खर्च करना अपनी जरूरत के लिए, पैसे को फ्यूचर की क्राइसिस के लिए रखना, संकट आने के समय काम आएगा, और फिर उस पैसे को कहीं लगा देना, बिजनेस कारोबार में और प्रॉफिट कमाना। जब आप पैसे को अपनी जरूरत के लिए करते हो, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। जब आप अपने पैसे को भविष्य के लिए रखते हो, उसे कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। और जब आप पैसे को निवेश करके रखते हो, इसे कहते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये मैं आपको कीन्स की थ्योरी पढ़ाऊंगा आगे, मेरी बात समझना। अभी मैं कीन्स की थ्योरी आगे पढ़ाऊंगा, आज तो नहीं, पर आगे बात करेंगे इंटरेस्ट थ्योरी में। तो वहां पर ये सवाल, और कल के पेपर में भी ये सवाल आया था, मैं कह रहा था ना अभी, कल के पेपर में भी ये सवाल आया था। देखो, जो हमारे ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी हैं, दोनों, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, ये हमारे इनकम पे डिपेंड करती है। मतलब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा ट्रांजैक्शन भी ज्यादा होंगी, हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम ज्यादा रखेंगे भी। लेकिन जो ये सट्टे वाला है, जो स्पेकुलेशन, ब्याज निवेश करते हो, ये करता है ब्याज पर सर, ये ब्याज की दर पर। जहां ज्यादा ब्याज की दर मिल रही है, जहां कम ब्याज की दर मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब 2 चीजें इनकम पे मुख्यतः डिपेंड करती हैं, और एक चीज ब्याज पर। अगर आपको लग रहा है भाई यहां ब्याज कम है, तो भाई ब्याज कम मिल रहा बैंक वगैरह में जमा करने पर, तो जब ब्याज कम हो तो आप उसे रखिएगा। मैं कल वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी वेट करो भाई, अभी है मेरे पास फाइल, कल का पूरा पेपर एनालिसिस कराया है मैंने, कल वाला पेपर पूरा एनालिसिस कराया, यूट्यूब पर आकर सर्च कर लो मेरे नाम से। वैसे वो 2 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा क्लास में, तो एक ये सवाल और एक और सवाल मैंने बोला जो आया था, तो आपने कहा सर ये जरूरत के लिए, भविष्य के लिए, निवेश के लिए। तो मनी के कितने मोटिव है मुझे ये बताइए जल्दी से। तो जब भी आपसे कहा जाएगा मनी के मोटिव, तो हमेशा कहेंगे आप कि सर ये 3 होते हैं, और मनी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। देखो, मनी किस लिए चाहिए? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मनी चाहिए क्यों आपको? ये भी तो बताओ पहले, पैसा क्यों चाहिए? मनी की हम डिमांड करते हैं, भाई हर किसी को पैसा चाहिए, क्यों चाहिए पैसा? देखो, हमारी मनी की जरूरत जो है ना, वो इसलिए नहीं है कि हमें पैसा चाहिए, हमें मनी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमें सामान चाहिए, और जो सामान चाहिए उस सामान को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। देखो, मेरी जरूरत क्या है समझो, मेरी जरूरत है ये शर्ट, बात समझना भाई, मुझे अपने लिए शर्ट चाहिए, मेरी जरूरत ये शर्ट है, पैसा नहीं है। अब इस शर्ट को खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए, बात समझो भाई, मेरी जरूरत है ये शर्ट, और इस शर्ट को खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। भाई मैं क्या कर रहा हूं, एक बिजनेस कर रहा हूं, मटेरियल लाऊंगा बेचूंगा, मेरी जरूरत है सामान बनाने के लिए मटेरियल लाना, लेकिन मटेरियल लाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो मनी की डिमांड क्या हुई सर? मनी की डिमांड को डिराइव्ड कहते हैं, यानी जैसे बाकी फैक्टर की। भाई मनी का यूज कोई नहीं, मनी किसी के पास वो कुछ नहीं कर सकता, मनी का इस्तेमाल वो खाने के लिए करेगा, मनी का इस्तेमाल वो कपड़ों के लिए करेगा, मनी का इस्तेमाल वो हर चीज को पूरा करने यानी खरीदने के लिए करेगा। मनी की डिमांड नहीं होती, मनी की डिमांड हमेशा कैसी होती है? डिराइव्ड होती है, मतलब किसी और चीज की डिमांड के लिए मनी चाहिए होती है।
तो यहां बड़े ध्यान से याद करना है भाई। मैं सारी बातें बताऊंगा आपको यहां पर, लेकिन अब इसको ध्यान रखिएगा। तो मनी क्या है सर, मनी क्यों चाहिए और इसके डिफरेंट उद्देश्य क्या होंगे। चलिए दोस्त, तो बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए जो चाहिए उसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। जो रिजर्व कर रहे फ्यूचर क्राइसिस के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य के संकट के लिए। अब यहां पर लिख सकते हो भविष्य के संकट के लिए, यहां पर लगा सकते हो संकट। फ्यूचर में होने वाली आपदाओं के लिए, क्राइसिस के लिए। और सट्टा क्यों चाहिए, और पैसा कमाने के लिए, निवेश करना है मुझे। तो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी इनकम पर बेस्ड होते हैं, स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट पर बेस होते हैं। और डिमांड चाहिए, मनी की डिमांड ड्राइव डिमांड होती है, क्योंकि मनी का कोई इस्तेमाल नहीं है, मनी का इस्तेमाल जमान के लिए होता है। चलिए दोस्त, तो जरूरत पूरी करनी है, प्रिकॉशनरी है, सचेतता कहते हैं, रखना है फ्यूचर के लिए, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए।
चलिए दोस्त, सर जैसे हमारे भैया फॉर्च्यूनर लेनी है तो भैया ये रहेगा आपका ट्रांजैक्शन, अपनी जरूरत पूरी होगी। भाई फॉर्च्यूनर इसलिए तो नहीं ले रहे ना कि आप इसे बेचकर और पैसा कमाएंगे तो कम हो जाएगा, पहले से एक बार खरीदकर घर ले आए दोबारा बेचने जाओगे कम हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, अपनी जरूरत है यूज करोगे, आप इसे अपने लिए यूज करोगे। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा अपने रहने के लिए, प्रॉपर्टी खरीद रहा अपने रहने के लिए तो ट्रांजैक्शन है। प्रॉपर्टी खरीद रहा है इसलिए कि मैं इसे बेच के और पैसा कमा लूंगा, रेट बढ़ जाएंगे तब बेच दूंगा, तो वो स्पेक्युलेटिव हो जाएगा। अब मैं आपको बाकी के कुछ अदर फैक्ट बताऊंगा, मेरी बात एक एक करके समझना, जो मैं कहूं उसको बड़ा ध्यान से समझना भाई, क्योंकि जब तक आप समझेंगे तब तक चीजें आसान आपके लिए हो जाएगी भाई। अब देखो यहां पर कई बार ना हमसे फैक्ट पूछ लिया जाता है, लाइक फैक्ट क्या होता है सर, हमसे एक सवाल ये पूछा जाएगा कि हमारे देश में देखो करेंसी को इशू किया जाता है नो डाउट, और इस करेंसी को बनाया भी जाता है। तो अब सवाल ये आएगा हमारे देश में जो करेंसी है यानी जो नोट है ये कौन, देखो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जितने सिक्के होते, समझना अभी लिखना नहीं, जितने सिक्के होते सारे, सारे कह रहा हूं, ये नहीं कि एक या दो, सारे, और सारे मतलब होते हैं सर 1000 रुपए तक। मतलब एक सिक्का कितने तक का हो सकता है मेरे दोस्त, याद रखो, एक सिक्का जो है वो अधिकतम 1000 तक का हो सकता, अधिकतम। अब ये एक सिक्का जो 1000 तक हो सकता है, सारे सिक्के वित्त मंत्रालय बनाता है, ये बात ध्यान से याद रखना, सारे के सारे सिक्के को वित्त मंत्रालय बनाएगा। वैसे आज बजट आने वाला है, 23 तारीख है आज बजट आएगा भाई आप लोगों का। तो आपने कहा सर सारे सिक्कों को बनाना जो है ये वित्त मंत्रालय का काम है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का, जो 1 रुपए वाला नोट है, इस नोट को भी वित्त मंत्रालय ही बनाएगा, भारत सरकार में होगा। और वित्त मंत्रालय जब इसे बनाएगा, याद रखना, तो वित्त मंत्रालय जो होगा इस पर साइन भी होंगे। देखो सिक्के पे साइन नहीं होते हैं, नोट पर होते हैं सर। और बाकी के जो नोट बच गए 2 रुपए से लेकर अबव, अब अबव क्या होता है सर, यहां कहां तक होगा, देखो जो मैक्सिमम नोट हमारे देश में हो सकता है वो 10,000 तक का। और ऐसा आपको लग रहा होगा सर अभी 10,000 तक का कहां आता है, अभी तो 500 तक का आता है, पहले 2000 का देखा हमने, 500 तक का है। मैं आपको बता रहा हूं यहां 5000 का भी नोट चलता था देश में और 10,000 का भी चलता था। मैं ये भी बताऊंगा नोट कब कब बंद हुए, किसने कब बंद किए, लेकिन जब पहली बार नोट बंद हुए तब 10,000 का, दूसरी बार हुए 5,000 का, तीसरी बार हुए 500 और 1000 वाले, और चौथी बार हुए तो 2000 वाले। 500 वाले आ गए थे, बाकी नहीं आए थे इसमें। तो अब आपने कहा सर 10,000 तक होगा, लेकिन बाकी सारे जितने भी नोट होंगे वो आरबीआई बनाएगा। लेकिन एक बात मैंने आपको कल समझाई थी कि सारे नोट और सारे कॉइन, अब यहां पर आपने कहा इश्यू तो आरबीआई सारे नहीं करता, लेकिन ऑल कॉइन्स एंड ऑल नोट्स, अगर ये पूछ लूं मैं सारे सिक्के और सारे नोट का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, यानी इसके बनने के बाद इसको जनता तक पहुंचाने को वितरण करना कहते हैं, ये कौन करता है भाई? क्योंकि जब ये बन जाता है उसके बाद ये बैंकों में आता है, बैंकों से फिर ये लोगों तक आता है, पैसा ऐसे ही मूव करता है सर। तो यहां पर अगर ये पूछूं तो ये कौन करेगा, तब जिम्मेदारी आरबीआई की। हमने आरबीआई में लिखा था सर, और ये इसको अधिकार मिले हैं कानून के माध्यम से कि सर ये सिक्के 1000 तक के बना सकता है और सारे सरकार वित्त मंत्रालय ही बनाएगी, यानी इसके बारे में अलग कानून है। जो 1 रुपए का नोट बनाएगा हमारा सरकार, उसका अलग कानून है। बाकी के नोट जो बनाए जाएंगे देश में मुख्य तौर पर आरबीआई द्वारा, उसका कानून अलग है हमारा, ठीक है। अब ये कानून के ऊपर, अच्छा एक और बात आती है, सुनना ध्यान से, कि सर ये सिक्के बनाए कहां जाएंगे, नोट बनाए कहां जाएंगे, पेपर कहां रखा जाएगा, इंक कहां पर होगी। मैं 4 बात समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो ये सिक्के और ये नोट जो बनते हैं, सिक्के बनते हैं देखो कहां, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। ये तो फैक्ट बात है ना भाई, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है ना, याद करना पड़ेगा नाम कि कहां बनते हैं, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा। और नोट कहां बनते हैं, नासिक, देवास, मैसूर और सलबनी। ये बंगाल में एक जगह पड़ती है सलबनी। तो एक बन गया आपका कहां, नासिक महाराष्ट्र में आ गया, देवास मध्य प्रदेश में आ गया है, मैसूर कर्नाटक में आ गया, और एक सलबनी बंगाल में चला गया।
अब 4 जगह नोट बन रहे हैं, 4 जगह सिक्के बन रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब याद रखना कि मेरे दोस्त यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सर यहां पर एक जगह पेपर रखा जाता है, क्योंकि जब पेपर है वो जापान से आता है और पेपर जो इंडिया में आता है वो कहां आता है सर, उस जगह का नाम है होशंगाबाद, एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अब इसका नाम नर्मदापुरम रख दिया गया है। और इसके लिए जो हमने इंक वाली यूनिट बनाई है, जहां इंक बनती है वो मैसूर में बनती है, कर्नाटक में। तो अब ये बिल्कुल सर फैक्ट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली फैक्ट डेटा हो गया हमारा। और हमें फैक्ट के तौर पर याद करना है भाई कि कौन सी चीज कहां पर होने वाली है। तो मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी आपको होपफुली कि सर होशंगाबाद में, मैसूर में, सलबनी में, बंगाल में। तो ये जो इंपॉर्टेंट है चीजें वो याद रखने की होती हैं। तो अब इस बात को समझ लीजिए यहां पर कि सर ये कौन होगा, कहां बनाएगा। आपके कमेंट एक्चुअली रुक गए अभी, मैं कोशिश करता हूं भाई उसके वो कमेंट आप लोगों के मुझ तक पहुंच जाएं और फिर मैं आपको एक एक करके सारी बात समझाऊं और बताऊं कि कौन सी चीज कहां पर होगी, कौन सा नोट कौन बनाएगा, कौन साइन करेगा। और याद रखना वित्त मंत्रालय नहीं करता है। एक बार सभी लोग मुझे यस का कमेंट करना है। अब आपके कमेंट शायद मुझ तक आ जाएंगे भाई। चलिए आपके कमेंट आ रहे हैं, कोई सवाल का जवाब अगर मैंने ना दिया हो क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था उस समय, तो आप दोबारा पूछ लेना भाई, परेशान मत होना। इसलिए से टकसाल बोलते हैं, जहां सिक्का बनता है टकसाल। कॉटन रैग से नहीं बनता, कॉटन रैग से पहले बनता था, वो नीदरलैंड से आता था। कॉटन रैग से पहले बनता था, वो नीदरलैंड से आता था। उज्जैन में भी नोट नहीं, उज्जैन में नहीं बनता भाई, उज्जैन में कोई नोट नहीं बनता, उज्जैन में कोई नोट नहीं बनता। चलिए भाई, कहा क्या होता है लिख लीजिए जरा जल्दी से। सभी सिक्के फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है। 1,000 रुपए तक का बनेगा और इसके लिए कॉइन्स एक्ट 2011 है। 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाएगी और फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करेंगे। इसके लिए द करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 में लिखा है। 2 रुपए से लेकर बाकी के नोट बैंक नोट होंगे जिन्हें आरबीआई बनाएगा, आरबीआई गवर्नर साइन करेंगे। 10,000 रुपए तक का मैक्सिमम हो सकता है, आरबीआई एक्ट 1934 में यह बात मेंशन होगी। और सारे सिक्के, सारे नोट डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आरबीआई करेगा। उज्जैन में कहीं नहीं बनता। कॉइनेज एक्ट मतलब जहां कॉइन के बारे में लिखा है, वो कानून जहां कॉइन के बारे में लिखा है कि कितने कितने कॉइन होंगे, कैसे बनेंगे, क्या मेटल यूज होगा, कौन बनाएगा। देवास में टकसाल नहीं कहेंगे, टकसाल कहते हैं नोट बनाने वाले को, सिक्के बनाने वाले को, माफ कीजिए। तो जनरली तौर पर देवास में हम कहेंगे नोट प्रिंटिंग प्रेस है, नोट बनते हैं वहां, कागज वाले नोट बनते हैं। जनरली टकसाल शब्द का इस्तेमाल जो होता है वो कॉइन वालों में होता है। चलिए दोस्त, बहुत आसान है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। मैंने कहा ना 2 क्लास लगेंगी। डिमोनेटाइज कैसे होता है, क्यों होता है, और भी वजह है बहुत सारी। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो थोड़ा सा पढ़ा है, शुरुआत करी अभी तो हमने।
आप पढ़िए ना अभी आराम से, मैं कल भी पढ़ाऊंगा इस बारे में, ये चलने दीजिए अभी। अगर पूछे आरबीआई को एक बात कहां से मिली है कि आरबीआई नोट बनाएगा, वो आरबीआई एक्ट में लिखी है। 1 रुपए का नोट किस कानून के तहत भारत सरकार बनाती है? करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 के तहत। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कल भी आरबीआई वाले में क्वेश्चन कराया था, सारा यही करने वाले हैं। चलिए दोस्त, तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों के पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, अगले पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई कि कहां बनते हैं सारे नोट, सारे सिक्के, ये कहां बनते हैं भाई। इनके बनने को लेकर मैंने एक बात बताई आपको, देखो। जो सिक्के बनते हैं वो कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा में बनते हैं। जो नोट बनते हैं वो नासिक, देवास, मैसूर, सलबनी में बनते हैं। जो पेपर रखा जाता है वो होशंगाबाद, इसी को नर्मदापुरम कहते हैं। और जो इंक बन रही है वो वर्णिका नाम से एक जगह है, वर्णिका नाम दिया उसे हमने, मैसूर यानी कर्नाटक में है। चलिए दोस्त, बहुत अच्छे से। अब कॉटन रैग से नहीं बनता, क्योंकि जो पहले वाला नोट था ना, वो नीदरलैंड के कागज का था, वो नीच से बनता। अभी मैं बताऊंगा भाई। अभी एक सवाल और भी है भाई, उस पर भी बात करूंगा मैं, कि सर नोट बना बना के गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है। बताया मैंने, कई बार बताई ये बात आपको भी बीच बीच में। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं उस बात को समझना। अब देखो, हमारे देश में जो करेंसी होती है ना, उसे लीगल टेंडर कहा जाता है। आप कहेंगे सर ये लीगल टेंडर कहते किसे, क्या होता है लीगल टेंडर। मैं जो कहूं उस बात को जरा ध्यान से, गहराई से सोचना, समझना, क्योंकि जब तक आप समझेंगे चीजों को तभी चीजें काम करेंगी, वरना मुश्किल है भाई। जो मैं कह रहा हूं उस बात को सोचिए पहले। देखो, हमारे देश में करेंसी बनती है सर। अब जो करेंसी बनती है, अब मन में सवाल ये आता है सर, कि हम करेंसी क्यों स्वीकार कर लेते हैं। भाई एक बात अंदाजा लगाइए जरा। आपसे ये कहा जाए कि आप कोई सामान बेचें और बदले में ऑनलाइन पेमेंट लें, तो मना करने का अधिकार है भाई, नहीं लेना है हमें ऑनलाइन पेमेंट। आपको कोई कार्ड से पेमेंट करे, आप मना कर सकते हो। आपको कोई चेक, डिमांड ड्राफ्ट दे, आप मना कर सकते हो। कोई आपको कैश दे, आप मना नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो करेंसी है भारत में, जो मैं कह रहा हूं सुनना, करेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। भारत में
मुद्रा को या करेंसी को, मुद्रा मतलब करेंसी को लीगल टेंडर घोषित किया गया है। यानी लीगल टेंडर है। अब लीगल टेंडर क्या है? इसका मतलब ये होता है जिसको आप एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। आपको कोई नोट दे रहा है पेमेंट में, कोई आपको कॉइन्स दे रहा है पेमेंट में, आप उसको लेने से मना कर ही नहीं सकते। अगर आपने मना कर दिया तो वो व्यक्ति हो सकता है पुलिस के पास चला जाए, वो हो सकता है व्यक्ति कोर्ट में केस कर दे, भाई इनने पहले पैसे लेने से मना किया है। क्योंकि अगर आप नोट या कॉइन्स लेने से मना करते हो तो लीगल टेंडर का मतलब होता है, आप इसे इस तरह से लिखो, जिसे स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता। इट इज मैंडेटरी टू एक्सेप्ट फॉर पेमेंट सेटलमेंट। कोई भी भुगतान है, भुगतान भुगतान निपटारे निपटान भुगतान के बदले भुगतान के लिए स्वीकार करना अनिवार्य हो। यानी रिफ्यूज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। इस बात को अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर कोई आपको पेमेंट दे तो आपको यहां पर करना होगा। आजकल दुकान वाले करते हैं, यूपीआई कर दीजिए कहते हैं, भाई वो ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर आप उसे पेमेंट करो कैश में और वो स्ट्रिक्टली मना करे कि मुझे कैश लेना ही नहीं है, मुझे तो ऑनलाइन ही चाहिए, मैं एक सवाल कर रहा हूं, वो ये कह दे मुझे यूपीआई ही चाहिए, मुझे कैश नहीं चाहिए, आप सामान मत लो वापस चले जाओ, लेकिन मैं आपको यूपीआई ही करवाऊंगा वरना नहीं, तो आप चुपके चले जाओ। कोई आपसे कोई पेमेंट ना ले, आप उसके पास चले जाओ कि ये हमारा सिक्का या नोट नहीं ले रहा। अब याद रखना सर, इसमें एक दो बातें हैं। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, बात समझना। अब लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है सर? यानी सीमित लीगल टेंडर। अब जो सीमित लीगल टेंडर है और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब आप कहोगे सर अगर पेमेंट कर सकते हैं नोट और कॉइन्स और नहीं लेगा तो हम पुलिस केस कर सकते हैं, तो आप कहोगे हम किसी को 10,000 रुपए दें और सारे एक एक रुपए के सिक्के ले जाएं। हमें किसी को 10,000 देने हो, हम एक एक के सिक्के ले जाएं और दे दे। तो मेरे भाई यहां पर एक और बात समझो, यहां पर लीगल टेंडर बनाया गया है, लेकिन जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, उनको लिमिटेड बनाया गया है और जो नोट है उनको अनलिमिटेड। क्योंकि अगर आप किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हो भाई और आप 1 लाख रुपए के सिक्के ले गए तो नहीं पॉसिबल है ना, इतना तो आप समझ पा रहे हो। तो याद रखना, लिमिटेड का मतलब है आप 1,000 रुपए तक, 1,000 रुपए तक का भुगतान जो है आप सिक्कों में कर सकते हो, वो इसके लिए मना नहीं कर सकता। 1,000 रुपए तक का भुगतान सिक्कों में करने का लीगल टेंडर है। 1,000 से ज्यादा के सिक्के वो मना कर सकता है। नोट में आप जितने चाहो, नोट में अनलिमिटेड का मतलब कोई लिमिट नहीं है। आप किसी को 10, 20, 50 लाख रुपए के नोट दे रहे हो तो आप नोट दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे नोट स्वीकार करने होंगे। बात समझना। तो आपने कहा लेकिन सिक्के के केस में लिमिट है, नोट के केस में लिमिट नहीं है। इस लिमिट तक ये होता है सर, यहां लीगल टेंडर इसको मना। अब इसको अगर कोई मान लो नोट है और उसको कोई लीगल टेंडर से निकाल दे, जब हम कहते हैं ना नोट बंद हो गया, तब कोई फिर नहीं लेता। इसका मतलब है जब उसका लीगल स्टेटस खत्म वो नोट बंद, लीगल स्टेटस खत्म वो नोट बंद। बिल्कुल नहीं होगा भाई, सार्थक कर दीजिए कि भाई कैश है क्यों नहीं ले सकते, लीगल टेंडर है हमारे पास ये। चलिए दोस्त इसे डन करिए और एक आखिरी स्लाइड नोट करिए। इसे नोट करा आप लोगों ने?
इसके बाद एक आखिरी स्लाइड करेंगे और चलिए दोस्त, वो सब बताऊंगा, टोकन मनी वगैरह सब होगा। अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भाई। तो आपने ये बात समझी। और एक आखिरी बात, जब नोट को निकालते, देखो इससे ये कहा गया कि जो ब्लैक मनी लोगों ने रखी हुई है ना, जो यूज में नहीं है, एक तो हम उसे निकाल लेंगे। टेररिस्ट फंडिंग को इंपैक्ट करेगा। जब कोई चीज लीगल टेंडर से हट जाती है तो लीगल टेंडर से किसी चीज का हट जाना ही नोट बंद करना कहलाता है। 4 बार हुआ है। एक बार 10,000 का बंद हुआ है, एक बार 5,000 का बंद हुआ है, एक बार 500 और 1,000 के, और एक बार तो ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए होती है ना, कि लोग जमा करके रखे तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए लोग जमा करके ना रखे और आतंकवादियों को पैसा ना पहुंचे। बार बार करेंसी उनके पास जाएगी, वो बेकार करेंसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जब। तो 4 बार देश में नोटबंदी हो चुकी है। मैं अब आपको अगले 5 मिनट में करीब 10 क्वेश्चन कराऊंगा इस पर बेस्ड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से देंगे भाई। जितना पढ़ाया अभी सिर्फ उसको करूंगा। अभी कोई लिमिटेशन वगैरह कल बताऊंगा। अभी बाकी बात कल। अब बाकी बात कल। चलिए भाई, 2016 में बिल्कुल 8 नवंबर को हुआ था, और उसके बाद 30 दिसंबर तक आप उसे बदल सकते थे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, सोच समझकर आंसर कीजिएगा। मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या होगा? द कॉन्टिंजेंट फंक्शन, या कंटिंजेंसी भी कहते हैं, कॉन्टिंजेंट भी कहते हैं। अंदाजा लगाइए। देखो, ये द्वितीयक है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो जो बच गया प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा वो कॉन्टिंजेंट है, बेसिस ऑफ क्रेडिट। आगे बताऊंगा उधार किस तरीके से हो। मुद्रा की मांग कैसी होती है? मुद्रा की मांग कैसी होती है? मैंने बताया इसकी मांग डिराइव्ड होती है। ये सब एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। मुद्रा की मांग
1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, मिनिस्टर के नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होंगे। लीगल टेंडर किसे कहते हैं? लीगल टेंडर किसे कहते हैं? ये यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है पहले भी, कई एग्जाम का पार्ट है, यूपीएससी का भी पार्ट रहा है। बताइए। तो जिसको स्वीकार करना अनिवार्य हो, स्वीकार करने के लिए बाध्य हो, मना नहीं कर सकते, स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जिसे। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक, सवाल को याद रखना, प्राथमिक कार्य है। तो प्राथमिक कार्य वैल्यू मेजर करना, वैल्यू मेजर करना और एक्सचेंज, ये दो है ना प्राथमिक, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाकी सारे सेकेंडरी और कंटिजेंट है। अब बताइए प्राथमिक कार्य क्या है? तब आप क्या मानोगे? प्राइम, मीडियम, तब मीडियम मानोगे। देखो ये सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी है भाई, मोर देन नहीं मान सकते, ये दोनों सेकेंडरी हैं, एक ही तो बचा। मुद्रा का कार्य क्या क्या है? तो मुद्रा का कार्य क्या है? सारे ही कार्य हैं। कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? इंटरमीडिएट भी है, यानी मेडिएटर, मेडियल, स्टोर भी करता है, यूनिट ऑफ अकाउंट भी है। मनी स्टोर जो करते हैं बेसिकली वो कौन सा फंक्शन है? रुपए के सिक्के और नोट। राधे राधे भाई, राधे राधे सौरभ। तो ये सारे 1 रुपए के, कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय इसमें दिया नहीं गया, वित्त मंत्रालय दिया नहीं गया। चलिए भाई, बहुत सारे सवाल हैं, मैंने कहा ना सवाल बहुत हैं, जवाब बहुत होंगे। लगातार करिए, कल आधा कराऊंगा, आधा आज कराया मैंने, कल पूरा करूंगा टॉपिक को। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।